मम्मी बोल दीजिए पापा N0। तो एनिमल टिश्यू का है। अब जरा ध्यान से सुनिए, एनिमल टिश्यू का जो डिस्कशन है, सबसे पहली बात तो यह है द टर्म एनिमल टिश्यू was coined by, ये मॉड्यूल में है, by Chat। नंबर 2, प्लांट टिश्यू, इसके बारे में it was coined by Grew। स्टडी ऑफ टिश्यू, that is called histology। The term histology was coined by Mayer, M-A-Y-E-R, Mayer, है ना? Term histology was coined by Mayer। Father of histology by Chat। हिस्टोलॉजिकल स्टडी इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तभी हिस्टोलॉजिकल स्टडी हो सकता है ना? सो हिस्टोलॉजिकल स्टडी इज डन बाय माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है ना? एंड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज मार्सेलो मैल्फिजी। ये लिखा है ना मॉड्यूल में। ये तो एलन का मॉड्यूल में ही तो था, अब क्या हटा दिया पता नहीं मुझे। हाँ पहले तो था ही ये सब, बड़ा जबरदस्त था 2019 वाला मॉड्यूल, तो झट से हटा दिया। ठीक है चलो, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज मार्सेलो मैल्फिजी। अब देखिए ध्यान से, एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन अपन को करना है। इसका केवल फोटो ले लीजिए क्योंकि इसको मुझे इरेज करना है। आई नीड द एंटायर बोर्ड, आई नीड द एंटायर बोर्ड। चलो ठीक है, शुरू करें माय डियर्स। अच्छा इसको इरेज करें, इसका काम हो गया ना? तो एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेटा, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। तो ठीक है चलो, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट तो आपको पता ही है कि एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 बताओ, थैंक यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नंबर 4 न्यूरल टिश्यू। वेरी गुड, ठीक है। तो 4 बन गया। अब एपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लेयर्स ऑफ द सेल्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 कुछ स्पेशल कैटेगरी लाइक ग्लैंड्स एंड स्पेशल एपिथेलियम। सो बेसिकली बाय द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स इसका क्लासिफिकेशन है। तो अगर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स इसका क्लासिफिकेशन है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, अगर ये मैंने लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आता है बेटा? नंबर ए आपको पता ही है, सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है सिंगल सेलुलर लेयर। हर किसी को पता है कि सिंगल सेलुलर लेयर से ही ये बनेगा, है ना? तो देयरफॉर इट इज सिंपल एपिथेलियम, ये तो पता है हर किसी को। नंबर टू कंपाउंड मल्टीपल सेलुलर लेयर, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम।
compound epithelium that includes multiple cellular layer. एनसीईआरटी का जो यूनिकनेस है, एनसीईआरटी ने बेसिकली सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम को सेपरेट नहीं किया. वो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा. एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है, समझे ना, तो एनसीईआरटी हैज नॉट सेग्रीगेटेड बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, वो सेग्रीगेशन एनसीईआरटी सीधा एपिथेलियम के बारे में बात करा, उसके बाद ग्लैंड्स के बारे में बात करा, और उसके बाद आपका वही एपिथेलियम के बाद ग्लैंड्स के बारे में बात करना चालू किया. जस्ट उन्होंने मेंशन किया कि कंपाउंड एपिथेलियम का नेचर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं गया. लेकिन सिंपल एपिथेलियम का डिस्कशन जब करा तो वो बहुत इंटेंशनली कुछ कंपाउंड एपिथेलियम का कॉन्सेप्ट भी उसमें डाला. जैसे सिंपल स्क्वामस, तो कंपाउंड का भी स्क्वामस है. सिंपल कलमनर, कंपाउंड का भी कलमनर है. सिंपल क्यूबॉइडल, कंपाउंड का भी क्यूबॉइडल है. और वन मोर थिंग, एनसीईआरटी हैज नॉट इंडक्टेड one particular simple epithelium which is called pseudostratified epithelium. उसका एक रीजन भी है why it has not introduced pseudostratified epithelium under simple epithelium. वो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं pseudostratified आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. वो ध्यान दीजिए. तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड. और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में चर्चा हुआ है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में चर्चा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स. एंड फाइनली देयर इज अनदर एपिथेलियम जो पहले मॉड्यूल में था एलन का, अभी मॉड्यूल से वो हटा दिया गया, लेकिन वो मैं जरूर बताता हूं क्योंकि उसका रेफरेंस अपना बाकी चैप्टर्स में आता है. तो उसको कहते हैं स्पेशल एपिथेलियम. क्या कहते हैं? स्पेशल एपिथेलियम. दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियम, लेकिन उसको स्पेशल एपिथेलियम अलग सा एक कैटेगराइज किया जाता है. समझे ना? तो उसका है स्पेशल एपिथेलियम. ठीक है, तो ये बन गया अपना. अब सिंपल एपिथेलियम जो है, इसका क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स. सिंगल सेलुलर लेयर है, उसका सेल का जो शेप है उसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन बनता है. तो इसका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स. इसके बारे में बात करें तो नंबर 1 सिंपल स्क्वामस, ये तो हर किसी को पता है. नंबर 2 सिंपल क्यूबॉइडल, ये भी पता है. नंबर 3 सिंपल कॉलमनर, ये भी पता है आप लोगों को. नंबर 4 स्यूडोस्ट्रैटिफाइड, जिसके बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखा है लेकिन अपना मॉड्यूल में दिया है. ठीक है, तो स्यूडोस्ट्रैटिफाइड ये क्लासिफिकेशन होता है. ठीक, इसके बाद जब आप लोग कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ते हो बेटा, इसका जो फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेचेबिलिटी. दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेचेबिलिटी, কতটা স্ট্রেচ করতে পারে, है ना? सो बेस्ड ऑन स्ट्रेचेबिलिटी, है ना, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, नंबर 1 स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, and number 2 non-stretchable epithelium. ये है. अब सबसे पहली बात तो ये है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम जो है केवल एक एपिथेलियम आता है उसमें, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल, जो बेसिकली वही उसी जगह पे रहता है जहां पे यूरिन स्टोर होता है और पास होता है. जैसे कि देखिए, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लडर होगा, रेनल पेल्विस होगा, यूरेथ्रा होगा. सो दीज आर ऑल स्ट्रेचेबल. समझे ना, क्योंकि यूरिन रहेगा तो स्ट्रेच होना चाहिए उसका वॉल. तो दीज आर स्ट्रेचेबल एपिथेलियम. सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे. इसको मैंने कहा स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, है ना. तो एक्चुअली वही रहता है जहां पे यूरिन इज आइदर स्टोर्ड और कैरेड. समझे ना. एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड यूरोथेलियम. क्या कहते हैं? यूरो. तो प्रेजेंट वेयर यूरिन is either stored or transported, है ना. तो यूरोथेलियम कहते हैं, therefore called यूरोथेलियम. तो assertion reasoning भी आपको समझ में आ गया. अब नॉन स्ट्रेचेबल वालों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल देम स्ट्रैटिफाइड. क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रेटा माने लेयर,
मल्टीपल लेयर ना, तो मल्टीपल लेयर्स, तो लेयर्ड, लेयर्ड मतलब स्ट्रेटा, तो स्ट्रेटिफाइड नाम है उससे, गॉट इट? तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो दिस आर नॉन स्ट्रेचेबल को कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में माय डियर स्टूडेंट्स इसका मल्टीपल सेलुलर लेयर है, मल्टीपल सेलुलर लेयर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब द शेप ऑफ द सेल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, क्या कहा मैंने? शेप ऑफ सेल्स ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर में जो शेप ऑफ सेल्स है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। अगर शेप ऑफ सेल टॉप मोस्ट लेयर में फ्लैट सेल्स है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, पिलर लाइक है तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। समझ में आ गया? तो शेप ऑफ द सेल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द एपिथेलियम। क्लियर? तो शेप ऑफ द सेल्स ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, तो इससे क्या होगा? नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, इसका जो क्लासिफिकेशन है। नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, नंबर 3 स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। समझे? ये हो गया, ये हो गया। इसके साथ साथ ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में भी चर्चा है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब द एपिथेलियम विद ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है उसका 2 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे किया है तो ये होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये है एनसीईआरटी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन इसको छोड़ के और एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिक्रीशन। तो इसका और एक क्लासिफिकेशन, अगर ये कैपिटल ए है, नहीं होगा ना कैपिटल, अच्छा होगा कैपिटल बी, क्या होगा? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिक्रीशन। नेचर ऑफ सिक्रीशन ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसमें आता है नंबर 1 एक्सोक्राइन, है ना, फिर आता है एंडोक्राइन, फिर आता है आपका मिक्स्ड ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन, है ना। तो हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ये तो आपको पता ही है। एक्सोक्राइन विल सीक्रेट ओनली एंजाइम्स, एंडोक्राइन विल सीक्रेट हार्मोन, एंड मिक्स्ड ग्लैंड विल सीक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन, दैट इज पैंक्रियास, टेस्टिस एटसेट्रा, है ना, है ओवरी। सो दीज आर ऑल मिक्स्ड ग्लैंड्स, है ना। तो उसमें एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन में तो एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, लेकिन द मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पे एक क्लासिफिकेशन होता है एक्सोक्राइन में बेटा। ये भी आपको पता है मोड ऑफ सिक्रीशन, किस तरह से ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, इसके आधार पे हम लोग करते हैं एपोक्राइन, सुना है ना नाम, नंबर 2 मेरोक्राइन एंड नंबर 3 होलोक्राइन। ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन। अगर इतना तक नहीं होता है तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है। समझ में आया? तो whenever you are talking of the glandular epithelium, NCERT में क्या है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट पेज 102। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को छोड़ के भी देयर इज अनदर काइंड व्हिच इज द नेचर ऑफ सिक्रीशन। तो नेचर ऑफ सिक्रीशन में क्या आएगा? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो है उसका अगर द मोड ऑफ सिक्रीशन, किस तरह से वो सिक्रीशन करता है, उसके आधार पे एपोक्राइन, मेरोक्राइन, होलोक्राइन, है ना। और आपका हो गया, तो एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन हो गया, काम बन गया अपना। तो एयर बाय रे, इसके बाहर और क्लासिफिकेशन है नहीं माय डियर। और स्पेशल एपिथेलियम मैंने जो आपको कहा, इसका जो है, इसका 2 कैटेगरी है। नंबर ए स्पेशल एपिथेलियम में न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं माय डियर, मैं बताऊंगा आपको। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इसमें सबसे पहले आता है बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जिसके बारे में नोज में लिखा हुआ है ना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो तो नया किताब से हटा दिया गया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज के अंदर लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, होने देखे इस तरह ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एग्जाम का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। श्रीडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी में लिखा है 323 323 आई एम सॉरी 323 পুরনো বই তো এটা 323 দেখ নোজ 323 ऊपर নোজ দেখ, নোজ আছে আই, তাহলে এটা পুরনো বই। আরো একদম পেছনে যা, একদম পেছনে, किताब को बंद कर दे, किताब को बंद कर दे। हाँ उधर देख, मिला নোজ কি 323 বলেছি তো। হ্যাঁ 323 উপরে নোজ আছে তো, নোজে দেখ লেখা আছে olfactory epithelium, নোজ পেয়েছিস?
हाँ देख ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है जी, 3 काइंड्स ऑफ सेल्स का नाम नहीं दिया, वो नाम हम पढ़ा देंगे जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। কেন কি ওখানে দেখো লেখা আছে একটা কথা, olfactory bulb देखो located close to the limbic system, देखो लिखा আছে which is the part of limbic system, लिखा আছে ना पेजिस। तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट, और लिम्बिक सिस्टम तो एनसीईआरटी में है, अपना सिलेबस में भी है, फोरब्रेन में 321 में लिम्बिक सिस्टम लिखा हुआ है ना। तो 321 में नीचे की तरफ लिम्बिक सिस्टम लिखा है ना, फोरब्रेन है देख, ऊपर 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 ऊपर, फोरब्रेन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, फोरब्रेन का नीचे की तरफ, नीचे से 4th लास्ट लाइन या 3rd लास्ट लाइन देख, 321 निकल, 321 निकल पेजिस। लिम्बिक सिस्टम के बारे में लिखा, কত দাগ দিবি বই তো ছিঁড়ে যাবে এবার, ठीक है ना, नीचे की तरफ, हाँ जहां उंगली रखा था वही वही वही, हाँ लिम्बिक सिस्टम पेजिस मा 321 এখানে देख लिम्बिक सिस्टम में কথা लिखा है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम आपको पढ़ना है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी लोब। तो ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, सब कुछ आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम लिखा। सेकंड, दूसरा न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में आता है ऑर्गन ऑफ कॉटी, যেটাকে বলি আমরা স্ট্যাটো অ্যাকাউস্টিক এপিথেলিয়াম, বেসিক্যালি রিলেটেড টু অর্গান অফ কট। স্ট্যাটো মানে কি, ব্যালেন্স, স্ট্যাটিক बैलेंस, अकाउस्टिक माने हियरिंग। तो बॉडी बैलेंस एंड हियरिंग में जो एपिथेलियम पार्टिसिपेट करता है, बॉडी बैलेंस कौन, वेस्टिबुलर एपैरेटस है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल, ईयर, इंटरनल ईयर। और हियरिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, कॉक्लिया, सुना है ना नाम। तो कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिबुलर एपैरेटस, उसके बारे में बात है। तो स्टैटो अकाउस्टिक एपिथेलियम बैलेंस एंड हियरिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और क्या है, गस्टेटरी एपिथेलियम, गस्टेटरी एपिथेलियम। व्हाट इज गस्टेशन, पता है किसी को? गस्टेटरी मतलब टेस्ट, इसका मतलब टेस्ट बड्स, ये भी एपिथेलियम है, समझे ना, वो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है सब। तो इसीलिए इसके बारे में जब बात करेंगे तो तीनों ही बता देंगे एक साथ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्लासिफिकेशन को रखा, दीज आर ऑल सिंपल स्क्वामस, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए इसको स्पेशल एपिथेलियम कहा गया है। तो ये है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, और बी है मायो एपिथेलियम। ये मायो एपिथेलियम कौन है, मेमोरी ग्लैंड, ये है मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड आपका सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी, सेकेंडरी और समथिंग एल्स, सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर लिखा गया मेमोरी ग्लैंड इज अ सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? एकदम करेक्ट है, एंड यू गेट -1, यू गेट -1। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 55, आपके किताब में पेज नंबर 39, नतुन बोई ओटा नया किताब है, वो पेज नंबर कितना है, 50 है क्या, है लेफ्ट वाला 50 है क्या? अच्छा चलो, मैंने क्या बताया, निकाली 39 बताया ना मैंने अभी, उसमें है, उसमें 55 और उसमें 39, नया किताब। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस। कौन दिखे ताकाচ্ছিস, कौन सा पेज नंबर बताया, 39 बताया, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस की लिखा है, आपने क्या कहा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा आपने, ओके ना, दिस इज नॉट ओके, भयंकर सवाल है। अगर 30 लाख बच्चा एग्जाम देगा अगले साल, तो 29.5 लाख गलत करेगा इस आंसर को, 50,000 भी सही नहीं करेगा, टॉप 2000 ही सही करेगा इसको। दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेक्स कैरेक्टर, नॉट ऑर्गन, दिमाग में रखिए, डोंट फॉरगेट, यू कैनॉट फॉरगेट दिस। समझ में आया? समझ लो, ठीक है ना। वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड वाला तो पार्ट इजी है, लेकिन ये भयंकर है। আরেকটা লাইন দেখ, পেজ নাম্বার 47 ফার্স্ট সেন্টেন্স দেখ, তোদের বইতে কত হবে, তোদের বইতে দেখ মোটামুটি 31 দেখ, পেজ নাম্বার 31 ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়। A functional mammary gland is the characteristic of all females, लिखा है, देख ये लाइन भी याद रखना, लिखा है ना, a functional mammary gland, a functional mammary gland is a characteristic। तो कौन বই, নতুন না পুরনো? পুরানো, 47 ফার্স্ট সেন্টেন্স পেয়েছিস? A functional mammary gland is the characteristic of all females, लिखा है।
याद रखिएगा ये दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी सिखाया आपको मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड। नीट का क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, 100% इस पे आएगा, और बहुत सारे लोग गलती करेगा। Which of the following how many of the following statements are correct? How many of the following statements are incorrect? Fill in the blanks. 100% mistake. और आपको अगर पता है then you are among the top 2000. समझ में आया? चल। कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया। इस क्लासिफिकेशन को देख ले एक बार, किसी के मन में कोई भी दुविधा बताइए। स्ट्रेचेबल एपिथेलियम वोंट बी, यस डेफिनेटली स्ट्रेचेबल, नहीं स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी शेप है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन जो है वो स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर है, उसका भी शेप है ना। ट्रांजिशन एपिथेलियम का जो शेप ऑफ द सेल्स ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर है उसका भी शेप अलग है ना, लेकिन ओवल शेप्ड होता है वो, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन स्ट्रेचेबिलिटी, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है, समझे ना। एनी डाउट्स? कैन वी प्रोसीड? चल ए कलाकार आशीष ऑनलाइन है, जरा जरा टाइप कर दे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन में द स्टूडेंट्स हु आर इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा टाइप कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन है। हाँ बाकी लोग भी टाइप कर दीजिए। ओके। ओ एरिश है, एरिश वाज एब्सेंट यस्टरडे, यस्टरडे क्लास नहीं हुआ था ना, ओ संडे था। सैटरडे यू वर एब्सेंट माय डियर, व्हाई वर यू एब्सेंट? हैव यू सीन द रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग देखना है बेटा, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, व्हाटएवर हैपेंस माय डियर। ओके थैंक यू। चल कनेक्टिव टिश्यू शुरू करें। एपिथेलियम को लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा इस क्लासिफिकेशन को लेके? इसके बाहर कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, निश्चिंत रहिए, कोई भी पेपर बनाए पैन इंडिया में फर्क नहीं पड़ता। क्लास ये करे, क्या नाम है इसका, कनेक्टिव टिश्यू करे, ध्यान दीजिएगा। सो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन है नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पहला क्लासिफिकेशन। नंबर 2 सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग सीटी माने कनेक्टिव टिश्यू। नंबर सी फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, एंड नंबर 3 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या होता है बेटा? नंबर 1 सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नंबर 2 लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यही है। और लूज कनेक्टिव सेल्स में बहुत सारे सेल्स है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, पता है आप लोगों को? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को किसी और नाम से कहा गया है क्या एनसीईआरटी में? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को किसी और नाम से कहा गया है क्या एनसीईआरटी में? द ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड द प्लेटफॉर्म प्लीज टेल द आंसर। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में कंसीडर करते हैं, हर किसी को पता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को और कोई नाम से जाना गया है क्या एनसीईआरटी में? जहां देख रहा है वहां तो है नहीं, तो 103 देख रहा है, 103 में है नहीं। वेयर इज इट? गो टू पेज नंबर 120, गो टू पेज नंबर 120। পুরনো বইতে, হ্যাঁ এটা কি নতুন বই না পুরনো বই? পুরনো বই 120, 120 में जाइए, नीचे से 7-8 लाइन 10 लाइन ऊपर जाइए। 120 बोला है तो 120 ही खोलिए बेटा, टेंशन नहीं है। हाँ नीचे से जाइए ऊपर, 120 नीचे से ऊपर जाइए, देखिए एडिपोज के बारे में लिखा हुआ है, देखो मिला? क्या मिला? मिलेगा मिलेगा, ढूंढो, 120 में ही है। बोलो क्या लिखा है, जोर से पर। रिजर्वर ऑफ स्टोरेज, और कुछ नहीं लिखा है? सर तोड़ देंगे पूरा। ভালো করে পড়। हाँ लिखा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया मैं क्यों चिल्ला रहा था? समझो, ये तो देखा नहीं आज तक और पढ़ लिया और सोच रहे हो कि नीट में 700 मिलेगा। ऐसे नहीं आता मार्क्स। কি হলো দেবপ্রসাদ, বুঝতে পারলি? দাগ দিয়ে ভর্তি করে ফেলেছিস 103, এদিকে 120 এমন একটা পয়েন্ট লেখা আছে যেটা জীবনে চোখে দেখিসনি। হ্যাঁ গায়ে রং কর, গায়ে রং কর, আর বইয়ে রং করিস না। দেখ স্পেশালাইজ দেখেছিস, एडिपोज लिखे रख। एडिपोज का जो फोटोग्राफ है 103 का फोटोग्राफ जो है ऊपर,
एडिपोस का जो फोटो है बेटा, ऊपर 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 सेकंड वाला फोटो, वो एरियोलर है, यहाँ सेकंड वाला फोटो, उसमें लिख दे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा गया है एनसीईआरटी में माय डियर स्टूडेंट्स, समझे। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन आएगा? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर आता है ना बेटा, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में आएगा टेंडन लिगामेंट, है ना, पढ़े हो तो आप, टेंडन लिगामेंट। और डेंस इरेगुलर में आता है स्किन, ठीक है ना। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में कौन आएगा पता है आपको? बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ये तो पता ही है आपको। और फ्लूइड का टिश्यू में पता है आपको, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड मतलब लिम्फ, है ना, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड कहते हैं लिम्फ को, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू द सेपरेट सेगमेंट। मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं नंबर ए स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल which is also called visceral muscle, NCERT में visceral muscle भी लिखा हुआ है my dear, and number C that is cardiac muscle। visceral muscle कहां लिखा गया बेटा? ये बोलें सर, visceral muscle कहां लिखा गया? इवोल्यूशन है मसल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में visceral muscle लिखा गया है। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके पेज नंबर 105 में स्मूथ मसल लिखा गया है, समझे। एनीवे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप जरा देखो पेज नंबर 303, उसमें देखो विसरल मसल लिखा हुआ है ना। एनीवे तो अभी इसमें ये जो क्लासिफिकेशन बन रहा है बेटा, ये जो क्लासिफिकेशन बन रहा है न्यूरल टिश्यू का, न्यूरल टिश्यू में क्या होगा? नंबर 1 न्यूरॉन, नंबर 2 सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू जिसका नाम है न्यूरोग्लिया, ठीक है ना। यही क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में, हम लोग यही पढ़ेंगे, इसके बाहर और कुछ नहीं पढ़ेंगे बेटा, समझे। तो ये हम लोगों को एकदम शिद्दत से पढ़ना है। और इसमें ये जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्स ऑफ सीटी प्रॉपर को अगर हम लोग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, ये लिख देंगे माय डियर। नंबर 1 सबसे पहले शुरू करते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स, ये मॉड्यूल में है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2 प्लाज्मा सेल्स, plasma cells are called plasmatocytes, these are all the important cells of connective tissue proper. Number 3 mast cells, which is also called mastocytes. Next number 4 macrophage, which is also called histiocytes, histio, histiocytes. Number 5 की बोले lymphocytes, है ना, lymphocytes. Number 6 adipocytes, etc. हो गया। तो these are the essential cells of connective tissue proper जो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। ये मॉड्यूल में है एकदम पूरा, है ना, इसका फंक्शंस भी है। और ये हर चैप्टर में इसका काम है, हर चैप्टर में इसका रिलेशन है, जो एनसीईआरटी में लिखा भी है, ठीक है जी। डन हो गया, फोटो ले ले बेटा, खत्म कर। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अनदर डिस्कशन। ग्रुप में दे दे बेटा। थोड़ा हवा, थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट करने लग रहा है, ठीक है। इसको इरेज करें माय डियर स्टूडेंट्स। किसी के मन में कोई भी दुविधा देख लीजिए आप लोग, है ना। एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन, ठीक है, उस तरफ देखने का जरूरत नहीं है, वो तो इजी है। एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन को लेके कोई डाउट्स किसी को? एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 1। नंबर 2 मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। नंबर 1 मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें 3 चीज आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 माइक्रोविलाई, नंबर 2 सिलिया, नंबर 3 स्टीरियोसिलिया। एम आई क्लियर? तो मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियम, उसमें क्या आएगा? नंबर 1 माइक्रोविलाई, जिसके बारे में बहुत जगह चर्चा है एनसीईआरटी में, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। नंबर 2 सिलिया, इसका भी चर्चा है। नंबर 3 स्टीरियोसिलिया, इसका भी चर्चा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कहां कहां ये सब वर्ड्स यूज हुआ है वो भी बता देंगे आपको।
ये है क्लासिफिकेशन ऑफ, मैंने क्या कहा सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू, ये मैंने बताया। अब सेकंड एक ऑप्शन, एक और क्लासिफिकेशन मॉडिफिकेशन है जिसमें हम लोग को पढ़ना है मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या आएगा, सेलुलर जंक्शंस, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है ना सेलुलर जंक्शंस, सीमेंटिंग हिमेंटिंग ये सब लिखा हुआ है ना। तो सेलुलर जंक्शन जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे एज मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें आता है इंटरडिजिटेशन, नंबर 2 डेस्मोसोम, नंबर 3 टाइप जंक्शन, नंबर 4 गैप जंक्शन। तो ये चारों चीजें हम लोगों को पढ़ना है उधर, मतलब सेल जंक्शंस, और वो आएगा आपका मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एम आई क्लियर? इरेज करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। I said that I will discuss about the modifications of, first we will discuss modifications of the epithelial tissue। ठीक है, चलिए। ये आपके मॉड्यूल में है। पहले इसका मॉडिफिकेशंस पढ़ लेते हैं माय डियर। मॉडिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू में क्या आएगा, तीनों। नंबर 1 माइक्रोविलाई, नंबर 2 cilia which is also called काइनोसिलिया। काइनोसिलिया कैनो, बिकॉज इट मूव्स, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनोसिलिया है ना। एंड नंबर 3 स्टीरियोसिलिया। ठीक, ये तीन को कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही शॉट में ये काम हो जाएगा, समझे ना। काइनोसिलिया मतलब मूवमेंट, सिलिया मूव्स, है ना। तो अब जरा देखिए माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या है, दीज आर माइक्रो माने माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। माइन्यूट प्रोटोप्लाज्म, माइक्रो तो सो माइन्यूट, और माइक्रोविलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करवा देता है एब्जॉर्प्शन का, है ना। सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, increases the surface area for absorption up to 20 times, 20 गुना इंक्रीज करवा देता है। और इसका यूनिकनेस है माय डियर स्टूडेंट्स, द यूनिकनेस इज दीज आर नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, दीज आर नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है माय डियर, नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में भी इसका एग्जांपल चर्चा हुआ है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई को हम लोग क्या कहते हैं, कुताय खुज्जिज बाबा 294 है देख 294। तो मैंने क्या कहा कि माइक्रोविलाई का प्रेजेंस क्या कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड। जखनी whenever we use the word brush bordered, that means it is talking of microvilli, PCT first sentence। तो whenever we use the word brush bordered, है ना, तो इसका मतलब एग्जांपल में हम पीसीटी कंसीडर कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर कंसीडर कर सकते हैं। क्यों गॉल ब्लैडर है वो भी बताएंगे बाद में। तो दीज आर द एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी तो है, प्रेजेंट है ना, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए। चलिए सिलिया और काइनोसिलिया, तो दीज आर लॉन्ग प्रोसेसेस, सो दीज आर लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। वो प्रोटोप्लाज्मिक है, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रोजेक्शंस और प्रोसेसेस।
अल्टीमेटली पूछा जाएगा ये, दे आर मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, ये मोटाइल भी है कॉन्ट्रैक्टाइल भी है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसका, क्या है ये, सिलिया, सिलिया का एग्जांपल क्या रहेगा, बड़ा जबरदस्त जबरदस्त एग्जांपल है, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, क्या सिलिया प्रेजेंट है ना, यूटेरस में प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, और कहां है, बोल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिलिया कहां है, उधर सिलिया कहां है, नोज, नो, हेयर सेल्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या है, हाँ सिलिएटेड एपिथेलियम, ट्रेकिया में ट्रेकिया ब्रोंकस सिलिया, है ना। तो शुरू करते हैं, क्या क्या बताया मैंने, बोल, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया ब्रोंकस, है ना, ट्रेकिया ब्रोंकस, और एक जगह है जो शायद आपको पता नहीं, दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमा। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड इपेंडाइमा, कभी सुना है ये नाम, सुना है, कहां रहता है, ये ब्रेन में रहता है, ब्रेन में जो वेंट्रिकल है बेटा, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, जहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, वेंट्रिकल का इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ इपेंडाइमा, समझे। सो प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सो प्रेजेंट इन द, इधर ही लिख देते हैं, इन द इनर लाइनिंग, or lining, I'm sorry, lining of the ventricles of brain filled with CSF, filled with CSF. The ventricles of the brain is filled with CSF, आपको पता है, and this forms the inner lining. Actually CSF का जो सर्कुलेशन है ना, ये सर्कुलेशन इसी का बीटिंग से होता है, इसका जो सिलिया है ना, सिलिया बीट करता है, and the circulation of CSF occur within the brain, समझे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम लोग मिस करते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में आता है, दैट इज इपेंडाइमा। और इसके साथ साथ आपको यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया ब्रोंकस तो पता ही है ना, ट्रेकिया में हालांकि लिखा भी है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। स्टीरियोसिलिया, व्हाट इज दिस, दीज आर आल्सो लॉन्ग लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये कहां मिलता है बेटा, अच्छा, these are non-motile, non-contractile, like microvilli, non-motile and non-contractile, like microvilli, they are non-motile and non-contractile, my dear. And इसका एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, स्टीरियोसिलिया, एनसीईआरटी में किस जगह पे ये वर्ड यूज किया गया है, कोई कह सकते हो मुझे, anyone who can tell me, 326, 326, हाँ, फोटो के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें देखो, फोटो के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें देखो लिखा है, देखो क्या, बोलो सेंटेंस क्या है, पढ़ो, एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स कंटेन स्टीरियोसिलिया, लिखा है ना, हेयर सेल्स आर प्रेजेंट वेयर, that's where is the hair cells present, they are present in the organ of Corti. तो organ of Corti में जो hair cells है, उस hair cell में उसका apical part में stereocilia use है, समझे। so apical part of the hair cells in organ of Corti, apical part of the hair cells in the organ of the, I'm sorry, of the organ of Corti contain, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, स्टीरियोसिलिया, है ना। एनसीईआरटी रेफरेंस लोगे तो एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 326, ये एक ही जगह है केवल जहां पे स्टीरियोसिलिया वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी में, समझे ना। न्यू किताब में वो नहीं है, क्योंकि न्यू किताब से ये सेंस ऑर्गन हटा दिया गया, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा स्टीरियोसिलिया का एग्जांपल। और दो जगह में है, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, वास डिफरेंस एपिडेमिस नहीं लिखा है। বুঝতে দেবপ্রসাদ, কিছু মনে পড়ছে? हाँ, भूलले चलबे ना। तेरा नाम क्या है? भाग्यश्री, BHIGI, भाग्या, अच्छा भाग्यश्री, एक मूवी में एक्टिंग की थी, गुड। चलो, तो समझ में आ गया ये, किसी के मन में कौन सा स्कूल में पढ़ती थी? ओह
क्या सीबीएसई है? आईएससी हो गया? आईएससी होके फायदा क्या हुआ? मे बी मोर एडमिशन आईएससी होके। आजकल आईएससी होने से एडमिशन नहीं होता है, घट जाता है। हाँ, उससे आईएससी हुआ है। फ्रॉम द ओवन टू द फ्राइंग पैन, यू कैन कॉल दैट फ्रॉम द ओवन टू द फ्राइंग पैन। एनीवे, एक सेकंड रुक जाए। शुरू करें। ये 3 एग्जांपल हो गया। अब 3 एग्जांपल्स में देखिए, अगर हम लोग पीसीटी के बारे में बात करें, पीसीटी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, है ना? सो द वर्ड ब्रश बॉर्डर्ड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंस। तो सिंपल एनसीईआरटी का लाइन क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब सोचिए, एक जबरदस्त क्वेश्चन, PCT contains simple is made up of simple cuboidal brush bordered epithelium। ये assertion है, तो इसका रीजन क्या होगा? हाजी मार वो, ये assertion है तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट तो माइक्रोविलाई क्यों लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन में या रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो व्हाई आर यू टेलिंग एब्जॉर्प्शन? क्या नेफ्रॉन में तो रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो यू शुड से इसका रीजन होगा, क्या होगा? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द नेफ्रॉन ऑकर्स इन पीसीटी। 294 में वो सेंटेंस है ना, उसके बगल में एजर्शन लिख के उसके बगल में रीजन लिख दे। समझ में आया? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन पीसीटी। কোথায় লিখবি তুই রে? স্টিকি নোট কিনে চিপকে দে, কোথায় লিখবি? ওটাকে এজারশন কর, साइड में कैपिटल ए लिखे ब्रैकेट दिए दे। एनीवे, इसका रीजन है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन द पीसीटी। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन द पीसीटी। हो गया, खत्म। समझे? डन। गॉल ब्लैडर में क्यों है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? पेचिस तुई 294 पीसीटी प्रथम सेंटेंसটা, पीसीटी का फर्स्ट सेंटेंस बेटा। देखिए পুরনো বই না নতুন বই? তাহলে पीसीटी प्रथम सेंटेंस देख, वो एजर्शन है, उसका रीजन है ना, उसका रीजन जो है ये मैंने लिखा अभी रीजन। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन ऑकर्स इन पीसीटी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन ऑकर्स इन पीसीटी, है ना? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद गॉल ब्लैडर में क्यों है? Why is the microvilli present in gallbladder? माइक्रोविलाई गॉलब्लैडर में क्यों प्रेजेंट है? ये लिवर, ये है गॉलब्लैडर, ये है गॉलब्लैडर। तो अब देखिए गॉलब्लैडर के अंदर माइक्रोविलाई का प्रेजेंस क्यों होता है? माइक्रोविलाई तो एगुलो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, व्हाटएवर यू से, व्हाई माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट? बिकॉज लिवर में बाइल सिंथेसिस होता है एंड दिस बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो बाइल से पानी एब्जॉर्ब करके लेता है गॉल ब्लैडर एंड देयरफॉर द गॉल ब्लैडर बाइल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द लिवर बाइल। समझ में आया? लिवर सिंथेसाइजेस बाइल, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में जब स्टोर हो रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। एम आई क्लियर? समझ में? तो इसका रीजन ये है माय डियर, प्रेजेंट टू एब्सॉर्ब द वाटर प्रेजेंट इन द बाइल एंड देयरफॉर gallbladder bile is more concentrated than the liver bile। लिवर बाइल से कई ज्यादा गुना कंसेंट्रेट है गॉलब्लैडर बाइल। इसको आप ये भी कह सकते हो, आपका डेंसिटी भी कह सकते हो, है ना? की बोले रिलेटिव की है ना, रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी भी ज्यादा है, एक ही बात है। एम आई क्लियर? तो दिस इज द रीजन व्हाई माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द गॉलब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको पता ही है एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो ये कहने हो गया 3 नंबर एग्जांपल।
यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया, ब्रोंकास, इपेंडाइमा, सिलिया और काइनोसिलिया। मैंने बताया इपेंडाइमा के बारे में अभी मैं बता रहा था, मैंने क्या कहा, अगर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को आप कंसीडर करोगे, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स है, कितने हैं टोटल, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में। समझे? तो ये जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स है, ये है लैटरल वेंट्रिकल, ये है लैटरल वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, है ना? समझ में आया? ये जो लैटरल वेंट्रिकल है, इसका और एक नाम है माय डियर, दैट इज कॉल्ड पैरासील। इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे। लैटरल वेंट्रिकल का नाम पैरासील, इसका नाम थर्ड वेंट्रिकल का नाम मेटासील, COEL। सील माने कैविटी, सील मतलब क्या, सीलोम से आता है ये वर्ड, कैविटी, है ना? एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायासील, है ना? दिस इज द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, पता है ना आपको, जिसको आप सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिल्वियस और सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है ना? जिसका और एक नाम है ITER, आइटर, जो एनसीईआरटी में नहीं है ना? পড়েছিস তো এটা, থার্ড ভেন্ট্রিকল से फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट, एनसीईआরটি তে লেখা আছে তো? ভুলে গেছে, 321, 321। हाँ, मिड ब्रेन देखो, द सेरिब्रल एक्विडक्ट रन्स थ्रू द मिड ब्रेन লেখা আছে, सेकंड सेंटेंस পেয়েছিস? तो सेरिब्रल एक्विडक्ट का मतलब क्या है? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है ये, है ना? और इसके अंदर पूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल किया हुआ है, और इसका जो इनर लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमा, और इपेंडाइमा में जो सिलिया है वो ऐसे ऐसे करता रहता है और सर्कुलेशन ऑफ द CSF को प्रमोट करता है। एम आई क्लियर? कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ, इसको जरूर पढ़ना बेटा, नहीं तो भूल जाओगे 100%। ये क्या है? स्टीरियोसिलिया, नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल्स कंटेन स्टीरियोसिलिया, लिखा मैंने, देखा आपने? ये कहां रहता है? ऑर्गन ऑफ कॉटी में रहता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी कहां है? 326 का फोटो निकाल, इंटरनल ईयर का फोटो, ऊपर वाला फोटो देख के दिमाग घूम जाता है, ये क्या है देख के किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन इससे इजी और कुछ है नहीं। ये फोटो देख के लोगों को लगता है ये ना पढ़ना पड़े तो ही अच्छा है, लेकिन इससे इजी और कुछ है नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। कितना इजी है ये, इजी देखना है कैसे इजी है। आप लोग एक गोल बना सकते हो, गोल बनाना सीखा है बेटा? एक गोल बनाइए कहीं भी, शकल पे मत बनाइए, बाकी किसी भी जगह पे बनाइए, उधर मत बना। हाँ, तो जगह पर भी कोई दिखी जाएगा उधर হবে না, ওটা 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 পরে পাতা যা, পাতাটা উল্টা, পাতাটা উল্টা, ও তাহলে যা ওখানে ব্যবস্থা কর, ঠিক আছে? एक गोल बना, एक गोल बना दिया, गोल हो गया, বানিয়েছিস হাতে না খাতায় কর, খাতায় কর, তারপর ওখানে করে নিবি। এটা গোल बना, বানিয়েছিস? गोल के अंदर एक किडनी बना, गोल के अंदर एक किडनी, एक किडनी बना दे गोल के अंदर, बना दिया हमने, बन गया, किडनी बन गया गोल के अंदर, ठीक है? उतना शार्प कर दिया ऊपर वाला पार्ट, चलो ठीक, ठीक है? अब देख, इधर से इधर ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अब नीचे वाला को भी ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिया, हाँ? अब लास्ट, इधर से एक लाइन खींच के इसको टच करना है, फिर इसको खींच के इसको टच करना है, समझ में आया? हो गया डायग्राम कंप्लीट। आप पागल हो क्या सर, क्या सब बातें कर रहे हो, डायग्राम कंप्लीट कैसे हो गया? ऐसे हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट है इसको जरा कलर कर देंगे हम, इसको हम थोड़ा कलर कर देंगे, एंड दिस वन इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी।
दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी. ये क्या है? क्या है इसका नाम? स्केला वेस्टिब्यूली और वेस्टिबुलर कैनाल. वेस्टिब्यूलर कैनाल, जिसका और एक नाम है स्केला वेस्टिब्यूली, है ना? एनसीईआरटी में देखा आपने? नीचे वाला है स्केला टिम्पैनी, या तो टिम्पैनिक कैनाल मिला, टिम्पैनी, है ना, और टिम्पैनिक कैनाल. और ये है स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट. स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट. खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है. और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी में क्या रहता है बेटा? दिस ऑर्गन ऑफ कॉटी, एक सेकंड, और इसमें देखो सीधा, दिस इज द न्यूरॉन. हो गया, दिस इज द न्यूरॉन. ये कॉक्लिया से है, सो दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व. तो ऑडिटरी नर्व का दो ब्रांच होता है, वन इज कॉक्लियर ब्रांच, वन इज वेस्टिबुलर ब्रांच. इसीलिए ऑडिटरी नर्व को कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर. वेस्टिबुलर अपैरेटस से जो ब्रांच जाता है दैट इज वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व, और कॉक्लिया से जो जाता है कॉक्लियर ब्रांच. दोनों मिला के वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर इज द अदर नेम ऑफ ऑडिटरी नर्व. क्रेनियल नर्व का पार्ट है, समझे? और ये देख, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी में क्या रहता है बेटा? ऑर्गन ऑफ कॉटी में रहता है मैकेनो रिसेप्टर्स एंड हेयर सेल्स. এই যে হেয়ার সেলস গুলো, इसके एपिकल पार्ट में रहता है स्टीरियोसिलिया. समझे? एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल्स कंटेन स्टीरियोसिलिया. इसी का एपिकल पार्ट बोलছি कंटेन स्टीरियोसिलिया. मैकेनोरिसेप्टर्स मतलब स्टीरियोसिलिया. मैकेनोरिसेप्टर्स मतलब दोज रिसेप्टर्स व्हिच गेट एक्टिवेटेड बाय मैकेनिकल प्रेशर. इसीलिए मैकेनोरिसेप्टर्स, मैकेनिकल प्रेशर से वो एक्टिवेट होता है. सो दोज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स. एक्चुअली पिक्चर ऐसा है इसका, इसके अंदर जो रहता है दीज आर मैकेनोरिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द हेयर सेल. और उसके एपिकल पार्ट में स्टीरियोसिलिया. समझे? ये है फोटो. दिस इज हेयर सेल एंड दिस इज मैकेनोरिसेप्टर. This is the composition. Okay. और क्या है? वास्ट डिफरेंस एंड एपिडेर्मिस में प्रेजेंट है. मैंने बताया अभी स्टीरियोसिलिया का प्रेजेंस. फोटो ले ले इसका. डन. तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, इज इट क्लियर टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स? बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है माय डियर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बेटा, है ना? फोटो लेके ग्रुप में डाल दो बेटा. अभी तक जितना डिस्कशन करा, किसी के मन में कोई भी दुविधा? देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से. तो देख, एक ही क्लासिफिकेशन में दो पॉइंट पे तीनों को डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं. माइक्रोविलाई में माइन्यूट है, नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है. सीलिया में लॉन्ग है, मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल है. ठीक है ना? मेरा एक गलती हो गया. सीलिया भी माइन्यूट, स्मॉल. सीलिया भी स्मॉल होता है. फोटो फिर से खींच, गलत हो गया. सीलिया स्मॉल होता है, सीलिया बड़ा नहीं है, स्मॉल. माइन्यूट नहीं है लेकिन स्मॉल. तो वो भी छोटा है लेकिन मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल. और स्टीरियोसिलिया लंबा होता है, नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. देखो दो पॉइंट हम लोग अगर यूज करेंगे, देखो तीनों को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं. साइज के ऊपर या तो मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर. देखा आपने? बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आता है बेटा. और कौन सा एग्जांपल है और वो एग्जांपल क्यों है? अगर एजर्शन रीजनिंग हम लोग करेंगे तो सबका आंसर हम लोग कर सकते हैं. देखिए ध्यान से. अगर आपको पूछा गया कि इपेंडाइमा में सिलिया क्यों है, उसका एजर्शन, वो अगर एजर्शन है उसका रीजन है सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ. ये लिखते क्या? लिखा था मैंने? ना नहीं लिखा. हेल्प्स इन द cilia helps in the circulation of CSF.
আবার তুলে নাও, सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ये है रीजन। अगर वो एजर्शन है उसका रीजन मिल गया आपको, है ना, है ना। फिर गॉल ब्लैडर वाला भी हो गया, फिर आपका और क्या था, गॉल ब्लैडर हो गया, ऑर्गन ऑफ कॉटी में वो वाला हो गया, हेयर सेल स्टीरियोसिलिया भी प्रेजेंट क्यों है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द मेकेनोरिसेप्टर्स, मेकेनोरिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए स्टीरियोसिलिया में प्रेशर आना चाहिए, बेसिलर मेम्ब्रेन बोल के एक स्ट्रक्चर है, दैट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द स्टीरियोसिलिया, है ना, वो प्रेशर देगा तो ये एक्टिवेट होगा मेकेनोरिसेप्टर, तब सिग्नल जाएगा, समझे ना। तो यही होता है, ले ले फोटो। क्या बेटा कुछ नया सीखने को मिला? अच्छा धन्यवाद। मेरे क्लास में पढ़ाई करके आना पड़ता है, अभी तक समझ में नहीं आया आप क्या? आ गया ना? हाँ, सो गुड टू हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया अभी करेंगे, उसका नाम लिख के छोड़ देते हैं, बिकॉज देखते हैं कितना तक होता है। तो उसका नाम लिखते हैं क्लास, दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द, क्या कहा मैंने? यस, सो मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा लेमा। मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन माय डियर स्टूडेंट्स, और मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ रहे हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द सेल जंक्शंस, बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द सेल जंक्शंस माय डियर, दीज आर बेसिकली द सेल जंक्शंस, है ना। और मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा, नंबर 1 इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन, नंबर 2 डेस्मोसोम और macular adherence. My dear students, do not think in this way that desmosome and macular adherence are same. ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक ही में दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा। समझ में आया? On the other hand, my dear, number 3, it is tight junction, tight junction, and number 4, it is gap junction. Gap junction NCERT में जो लिखा है, किस क्या नाम लिखा है? गैप जंक्शन, वो तो लिखा ही है गैप जंक्शन, उसके साथ साथ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट इज गिवन विथ रिगार्ड टू गैप जंक्शन, पता है आपको? 105 खोल, 105 खोल, कार्डियक मसल खोल। कार्डियक मसल वाला में देखो सेलुलर जंक्शंस के बारे में बात किया गया, कार्डियक मसल्स मिला, वो सेलुलर जंक्शन का मतलब है गैप जंक्शंस। सेलुलर जंक्शन नहीं, कम्युनिकेशन जंक्शन, आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन जंक्शन लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी में, कम्युनिकेशन जंक्शन का मतलब है दैट इज टॉकिंग ऑफ गैप जंक्शंस। ठीक है, बुझते पारो কি বললাম? सो एनसीईआरटी जो गैप जंक्शन बोला है बेटा, एक तरफ तो गैप जंक्शन का डिस्कशन है ही, नंबर 2 दे हैव आल्सो टॉक्ड ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शंस एज वेल, है ना, उसमें गैप जंक्शंस आता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जंक्शन इज गैप जंक्शन। इट इज नॉट दैट कि कम्युनिकेशन जंक्शन का और एक नाम गैप जंक्शन है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जंक्शन इज गैप जंक्शन, ये आप सोच लीजिएगा। ठीक है, तो कार्डियक मसल में कम्युनिकेशन जंक्शन मतलब गैप जंक्शन ही है। ठीक है, तो इंटरडिजिटेशन क्या है? इंटरडिजिटेशन क्या है? डिजिट माने की फिंगर्स, फिंगर्स, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम वन सेल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल। बगल वाला सेल साइटोप्लाज्म में एक सेल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन घुस जाएगा दूसरे में, समझे ना, दैट इज कॉल्ड इंटरडिजिटेशन। इंटर माने दुटो अंतो, है ना, दुजोनेर मध्य, है ना, तो इंटरडिजिटेशन। और इंटरडिजिटेशन वर्ड कहां लिखा है एनसीईआरटी में? नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, लोकोमोशन मूवमेंट में। बोल, नॉट श्योर? नॉट श्योर होने के लिए तो एक आंसर देना पड़ेगा, उसके बाद बोल सकते हो नॉट श्योर। ओ बाबा, चलो वॉल्यूम 2 खोल लीजिए, पेज नंबर 53। वॉल्यूम 2 नहीं है, उधर है तेरे पास? खोल पेज नंबर 53। ना 37 खोल, নতুন বই হলো 37, 53। हाँ, प्लेसेंटा में देखो, देखो कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट्स लिखा है, to form the structure and functional unit between the developing fetus and the maternal body, लिखा है called placenta। समझ में आया? बात करेंगे कल, ठीक है? चलो ठीक है।
चलो, थैंक यू।